हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की स्थापना वीडियो में, जहां मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं द टॉपिक ऑफ मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स इन द वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तरीके से पूछे जाते हैं विच आर रिलेटेड टू दी climatic types which are available or which are found across the different parts of the world. So इस वीडियो के अंदर हम कुछ मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ MCQs को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी नॉलेज जो है अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। एंड इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं दैट सिविल स्टैप हैज़ कम अप विद वेरी एक्साइटिंग कोर्सेज फॉर द स्टेट PCS एग्जामिनेशंस। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट स्टेट PCS एग्जामिनेशंस आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी एक बार ज़रूर चेक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप लोग जो है बिल्कुल क्लिक करें, सो दैट वॉट एवर नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपके सामने पहुंच जाएं। जो भी हमारे नए लेक्चर्स या नए वीडियोस जो आप लोगों को हमारे चैनल के ऊपर मिल रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। और इसी के साथ अगर आप अपनी डाउट्स या क्वेरीज को रिजॉल्व करवाना चाहते हैं अबाउट एनी स्टेट PCS एग्जामिनेशन, यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ मेल at hello@civilstep.com or you can call us at the number given here 8146207241 or you can check out the description box given below, जहां पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है सारी मिल जाएंगी। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ दी टुडेज टॉपिक। क्लाइमेट की हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे प्रीवियस स्थापना लेक्चर में मैंने क्लाइमेट की थोड़ी बहुत डिस्कशन आप लोगों के साथ ज़रूर की थी और मैंने बताया था कि क्लाइमेट जो है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर टिपिकली ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स और मोर। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर रीजन के ऊपर लास्ट 30 ईयर्स के अंदर वेदर का क्या एवरेज रहा है, उसके जोड़ को, उसका जो पूरा एग्रीगेट है उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। सो क्लाइमेट किन किन चीज़ों से बना हुआ है? क्लाइमेट फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना ज़्यादा या कितना कम होता है किसी एरिया में, और इसके साथ टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर। टेम्परेचर रजीम किसी प्लेस के ऊपर कैसे चेंज होती है, क्या पूरे साल गर्मी रहती है या पूरे साल जो है बहुत कोल्ड टेम्परेचर्स रहते हैं, या फिर साल के कुछ महीनों में टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं और कुछ महीनों में टेम्परेचर्स कम होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर्स, की टेम्परेचर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ये चीज़ें भी क्लाइमेट को डिटरमिन करती हैं, राइट। इसके बाद बात आती है ह्यूमिडिटी की। व्हाट इज़ द एयर मॉइस्चर इन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड हाउ द एयर मॉइस्चर डिफर्स अक्रॉस द ईयर। कितना मॉइस्चर है एयर के अंदर और वो मॉइस्चर साल में 12 महीनों में किस तरीके से चेंज होता है, इससे भी डिसाइड होता है क्लाइमेट। देन आफ्टर कम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेसिपिटेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि किसी रीजन पे लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है, वो उस एरिया के विंड मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। वर्टिकल करंट सेटअप होंगे या नहीं होंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है। कहीं किसी लोकेशन पर अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्लाइन कर जाएगा। बट अगर कहीं पर टेम्परेचर काफ़ी कम है, लो टेम्परेचर है, तो वहाँ पर हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे जो कंडीशंस हैं मिल करके किसी रीजन के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। अब हम बात कर सकते हैं अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट दैट वी सी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और उनको हम कुछ MCQ सॉल्व करके ये कॉन्सेप्ट जो है इसको रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट एक तरह का क्लाइमेट है जो कि इक्वेटर के आसपास हमें देखने को मिलता है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट वी कैन से 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ की जो बेल्ट है अराउंड द इक्वेटर, वहां पर आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है। ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर क्लाइमेट कैन ऑल्सो वेरी, यानी कि ये जो मैंने आपको लिमिट बताई है 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, ये स्टैटिक लिमिट नहीं है, थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। ठीक है, अब ये जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है इसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और वही हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए सेज डिस्टिंक्ट रेनी सीजन। डिस्टिंक्ट रेनी सीजन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि साल के 12 मंथ्स के अंदर देयर इज अ पर्टिकुलर सीजन, कुछ महीनों के लिए वहां पर रेनी सीजन आता है, कुछ महीनों में बारिश होती है, एंड रेस्ट ऑफ द ईयर द रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर मैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात करूं, हम सभी जान रहे हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट की दो खास बातें हैं। सबसे पहले
नो विंटर सीजन। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में कभी भी साल का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम नहीं हो जाता कि हम कहें कि टेम्परेचर जो है वो कम होकर विंटर सीजन आ गया है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट के अंदर थ्रू आउट द ईयर 12 मंथ्स अ ईयर यू गेट टू सी वार्म टेम्परेचर्स एंड नो विंटर सीजन इज देयर। इसके बाद नो डिस्टिंक्ट रेनी सीजन इज देयर। हर महीने में आपको बारिश देखने को मिलती है, हर दिन लगभग आपको बारिश देखने को मिलती है। सो देर इज नो डिस्टिंक्ट विंटर सीजन, देर इज नो डिस्टिंक्ट रेनी सीजन। वी कैन एक्यूमुलेट दिस, और हम कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट में कोई सीजन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। राइट, नो डिस्टिंक्ट सीजन्स आर देयर थ्रू आउट द ईयर। अगर एक ही तरीके का वेदर है तो हम कैसे कह सकते हैं कि सीजन्स अलग अलग आ रहे हैं। इक्वेटोरियल एरियाज में पूरे साल बारिश होने वाली है, हाई ह्यूमिडिटी रहने वाली है, हाई टेम्परेचर्स रहने वाले हैं। राइट, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज हेविली लीच्ड सॉइल्स। व्हाट इज अ लीच्ड सॉइल? लीच सॉइल का मतलब क्या है? अगर आप में से लोग समझ रहे हैं लीच सॉइल की मीनिंग तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सॉइल जो है, हमारी टॉप सॉइल जो है, इस सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे सॉल्ट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली दिस सॉइल इज वेरी थिक, जो सॉइल की डेप्थ है वो काफ़ी नीचे तक जा रही है। और इस कुछ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक रीजन्स में, ऐसा कोई क्लाइमेटिक रीजन जहां पर टेम्परेचर ज़्यादा है और रेनफॉल भी होती है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, रेनफॉल भी होती है, अच्छी खासी रेनफॉल हो रही है, अच्छा खासा टेम्परेचर है, देन इन सच टाइप्स ऑफ एरियाज वी गेट टू सी अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉइल दैट इज नोन एज लीच्ड सॉइल। ज़्यादातर इन एरियाज के अंदर जो सॉइल मिलती है उसको हम रेड एंड येलो सॉइल बोलते हैं या रेन फॉरेस्ट सॉइल बोलते हैं। लेकिन इन सभी सॉइल्स में एक खास बात है, एक कॉमन चीज़ है, वो क्या है कि ऑल द सॉइल्स दे आर हेविली लीच्ड। आइदर हम साउथ अमेरिका का इक्वेटोरियल रीजन देखें, अफ्रीका का देखें, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया की हम लोग बात करें, जहाँ से भी इक्वेटर पास कर रहा है और इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, वहाँ पर आपको लीच्ड सॉइल देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर भी द रीजन्स विच एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर्स, वहाँ पर भी आपको लीच सॉइल देखने को मिलेगी। हम वेस्टर्न घाट्स का एग्जांपल ले सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो मेघालय के प्लेटूज हैं, गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं, उनकी हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पर भी आपको लीच सॉइल देखने को मिलती है। और इसका मतलब क्या है? द न्यूट्रिएंट्स विच वर प्रेजेंट इन द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, these nutrients get dissolved with water and they along with water they go deeper down into the soil profile। और सॉइल के डीपर पार्ट में जाके एट अ वेरी ग्रेट डेप्थ जाकर ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एंड वी से दैट द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल हैज बीन लीच्ड आउट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और इससे जो हमारी टॉप सॉइल है वो क्या हो जाएगी? उसकी फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाएगी, बिकॉज मेनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विच वर प्रेजेंट इन द सॉइल, ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स उनको कैप्चर करके वाटर ने नीचे भेज दिया है। ठीक है, तो ये जो टॉप सॉइल है हमारे लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं रही। सो दिस ऑप्शन बी हैज टू बी आवर करेक्ट आंसर, बिकॉज दिस काइंड ऑफ फिनोमिना ऑफ लीच्ड सॉइल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इफ वी टॉक अबाउट सी ऑप्शन, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, तो ये हमारा मॉनसून क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। monsoon type of climate which we experience in our country also, that winds they reverse their direction seasonally। और इसकी वजह से मानसून क्लाइमेट में हमें डिस्टिंक्ट सीजन्स भी देखने को मिलते हैं। एक पर्टिकुलर रेनी सीजन होता है, एक समर सीजन होता है, एक विंटर सीजन होता है, ऐसे अलग अलग सीजन्स भी हमें मानसूनल क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी इज ऑब्वियसली रॉन्ग, बिकॉज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दे आर नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और हमारा करेक्ट आंसर बनने वाला है ऑप्शन बी। राइट, सो हमने किसकी बात की? हमने सबसे पहले बात की ट्रॉपिकल वेट और ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल क्लाइमेट की। ठीक है, इसको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट बोला जाता है, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट बोला जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट बोला जाता है। ये सारी जो टर्म्स हैं एक तरीके के क्लाइमेट को डिसाइड करने के लिए, डिनोट करने के लिए यूज की जाती हैं। एंड विच क्लाइमेट इज दिस? द क्लाइमेट विच इज फाउंड नियर द इक्वेटोरियल रीजन्स इन साउथ अमेरिका, in Central Africa and also in the South East Asia। राइट, सो 5 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में जो आपका क्लाइमेट है वो वेरी कर सकता है। एवरेज टेम्परेचर्स थ्रू आउट द ईयर हाई रहते हैं, कोई विंटर सीजन नहीं होगा, कोई डिस्टिंक्ट सीजन्स नहीं होंगे। एनुअल एंड डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ऑल्सो स्मॉल, यानी कि टेम्परेचर्स में ज्यादा वेरिएशन नहीं होगी।
पूरे ईयर में आपका जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, एंड डे नाइट टेम्परेचर्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. सो टेम्परेचर्स दे आर फेयरली रेगुलेटेड, राइट. Heavy precipitation is experienced about 250 cm per annum and it is uniformly distributed throughout the year. लगभग हर दिन बारिश होने वाली है इन रीजन्स के अंदर. क्यों होने वाली है? बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स. इन हाई टेम्परेचर्स की वजह से स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव करंट सेटअप होते हैं, यानी कि हवा तेजी से ऊपर की तरफ जाती है. कंडेंसेशन होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है यहाँ पर, और कंडेंसेशन होने की वजह से रेनफॉल हैपन्स, थंडरस्टॉर्म्स हैपन ओवर दिस एरिया. कहाँ कहाँ ये एरियाज मिल रहे हैं? तो हम बात करेंगे अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की, कॉन्गो के रेन फॉरेस्ट की, मलेशिया, इंडोनेशिया के रीजन्स की, पपुआ न्यू गिनी के आइलैंड्स की. ऑल दीज पर्टिकुलर रीजन्स दे आर ऑक्यूपाइड बाय दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट. नाउ वेजिटेशन कैसी है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें यहां पर मिलते हैं. लग्जूरियंट एवरग्रीन वेजिटेशन है, लीव्स शेड नहीं करेंगे. हैवी अंडरग्रोथ हमें देखने को मिलेगी. इसी के साथ एपिफाइट्स देखने को मिलते हैं. द प्लांट्स विच टेक सपोर्ट ऑफ अदर ट्रीज, राइट. द ट्रीज विच वी फाइंड इन दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट, द ट्रीज दे आर वेरी टॉल. ट्रीज की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. कैनोपी जो है पूरे फॉरेस्ट की बहुत थिक होती है, यानी का ट्री का जो कवर है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है. इसके साथ ही ग्रेगेरियसनेस इस फॉरेस्ट की कम होती है. ग्रेगेरियसनेस का मतलब क्या है? ग्रेगेरियसनेस बेसिकली मीन्स इन अ पर्टिकुलर फॉरेस्ट आर दी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज, और द ट्रीज विच आर फाउंड इन द फॉरेस्ट दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज. तो अगर मैं इन फॉरेस्ट की बात करूं, रेन फॉरेस्ट्स की मैं बात करूं, तो यहां पर आपको बहुत सारी वैरायटी के ट्रीज एक छोटी सी लोकेशन में ही देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो बहुत हाई ट्रीज की बायोडाइवर्सिटी है. लेकिन अगर किसी फॉरेस्ट में एक ही पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्री को हम लोग ग्रो करें तो हम बोलते हैं दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज मच मोर ग्रेगेरियस. यानी कि अगर मैन मेड फॉरेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में कहीं फॉरेस्ट लगाना चाह रहे हैं और हम सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीशीज के ट्री को कल्टीवेट करते जाएं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा फॉरेस्ट है दिस इज नथिंग बट अ प्लांटेशन एंड इट इज अ वेरी ग्रेगेरियस फॉरेस्ट बिकॉज इट हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ इट डज नॉट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, राइट. नेक्स्ट अप, लाइफ एंड इकोनॉमी कैसी होती है इन रीजन्स के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए. स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं ये रीजन्स, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अगर आप इस रीजन को देखेंगे ध्यान से तो बहुत सारे जो एरियाज हैं दे बिलोंग टू डेवलपिंग कंट्रीज, राइट. चाहे अफ्रीका हो, चाहे मलेशिया इंडोनेशिया हो, चाहे ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर हो, इन सभी रीजन्स में कंट्रीज जो हैं वो बहुत हाईली डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग नेशंस हैं. एंड इन ऑर्डर टू डेवलप ऑल दीज नेशंस दे वांट टू हार्नेस देयर फॉरेस्ट रिसोर्सेज. फॉरेस्ट को कट करना चाहते हैं, उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, लैंड को क्लियर करके वहां पर ह्यूमंस को बसाना चाहते हैं या इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, माइनिंग करना चाहते हैं. तो इस वजह से जो सारे फॉरेस्ट्स हैं इन पे काफी खतरा भी मंडरा रहा है. बट दीज फॉरेस्ट दे आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द एंटायर प्लैनेट, क्योंकि यहाँ इन फॉरेस्ट से हमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई मिल रही है वो पूरे प्लैनेट को जो है सर्वाइव करने में मदद दे रही है. तो इसकी वजह से आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए दैट ऑल दीज पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरियाज दे आर अंडर थ्रेट, राइट. एक और इंपॉर्टेंट तरीके का थ्रेट है, एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है? स्पेशली इन दी रेन फॉरेस्ट्स ऑफ ब्राजील एंड साउथ ईस्ट एशिया प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया है. प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी यूरोपियंस के आने के बाद से, यूरोपियंस ने जब इन सभी कंट्रीज को कॉलोनाइज कर लिया था, तो यूरोपियंस चाहे वो ब्रिटिशर्स हों, डच हों, पोर्टुगीज हों, फ्रेंच हों, उन्होंने इन सभी रीजन्स में फॉरेस्ट को कट किया और प्लांटेशन एग्रीकल्चर को स्टार्ट करवाया. प्लांटेशन एग्रीकल्चर मींस एक पर्टिकुलर कैश क्रॉप को बहुत बड़े एरियाज में उगाने के लिए इन फार्मर्स को मजबूर किया गया. जैसे कौन सी कैश क्रॉप्स? फॉर एग्जाम्पल कॉटन, फॉर एग्जाम्पल कोको जिससे हम चॉकलेट बनाते हैं, और जो कॉफी की क्रॉप है, टी की क्रॉप है, रबर की क्रॉप है, पाम ऑयल की क्रॉप है, इन सभी क्रॉप्स को लगाने के लिए मजबूर किया गया. एंड ये सभी कंट्रीज इंडिपेंडेंट होने के बाद भी आज के समय पे भी बहुत ज्यादा प्लांटेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है इन कंट्रीज का वो इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स का होता है. चाहे रबर की बात करो, पाम ऑयल की बात करो, जो पाम ऑयल मलेशिया और इंडोनेशिया से निकलने वाला है, इंडिया उसका वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है. हम अपने एडिबल ऑयल की नीड्स को पूरा करने के लिए पाम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं. तो ये जो कंट्रीज हैं इस वजह से डिलेमा में है कि हमें इन फॉरेस्ट को बचाना है या हमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर को इंक्रीज करना है. इसके साथ फर्टिलिटी जो है इन रेन फॉरेस्ट रीजन्स में इट इज वेरी पुअर. Why it is poor? Because I have told you, because of the leaching effect, because of high temperature and heavy rainfall, most of the nutrients in the top part of the soil वो deeper down the soil जो है लीच हो जाते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है by some tribal communities in these areas, जो ट्रेडिशनली हजारों सालों से इन फॉरेस्ट में रहती आई हैं. वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, फॉरेस्ट के एक एरिया को कट करके वहां पर अपना एग्रीकल्चर करते हैं और उसके बाद दूसरे लैंड पे शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड
कैन नॉट सस्टेन प्रोलॉन्ग्ड एग्रीकल्चर, बहुत लंबे समय तक एग्रीकल्चर आप ऐसी जमीन पर, ऐसी मिट्टी पर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द सॉइल इज नॉट वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, द सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल, राइट। सो अगर हमने इस क्वेश्चन को आंसर करना है, लुक एट द स्टेटमेंट गिवन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ईच डे इज मोर और लेस द सेम, मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विद अ सी ब्रीज। अब ध्यान से आपको हर एक कीवर्ड्स को समझना है फ्रेंड। देखो, जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली आप उनको सिंपली आंसर कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट यू ऑल्सो हैव टू इमेजिन दैट एग्जामिनर्स नाउअडेज दे आर ट्राइंग टू मेक देयर पेपर, स्पेशली द प्रीलिम्स पेपर, मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, मच मोर कॉम्प्लेक्स, और कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी जाती है, जो कि सही भी है, क्योंकि आपको हजारों लाखों कैंडिडेट्स में से कुछ कैंडिडेट्स को चुनना होता है, ठीक है। लेकिन आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं, स्पेशली जियोग्राफी या एनवायरनमेंट का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं, कुछ कीवर्ड्स का आपको ध्यान रखना होता है, जिससे आपको आंसर को आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी। कैसे होगा ये काम? फॉर एग्जांपल, लुक एट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, एक डिस्क्रिप्शन दी गई है, और उस डिस्क्रिप्शन को पढ़कर हमें बताना है कि किस तरीके के रीजन की यहां पर बात हो रही है। डिस्क्रिप्शन क्या है? ईच डे इज मोर और लेस द सेम, यानी कि हर दिन जो आ रहा है आपके साल के अंदर 365 जो डेज हैं, उनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक हम क्या इन्फेरेंस निकाल सकते हैं कि सीजन्स जो होते हैं वो यहां पर बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड सीजन्स नहीं हैं, ठीक है। लगभग हमारा हर दिन सेम जा रहा है। मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विद अ सी ब्रीज, मॉर्निंग जो है साफ होती है, क्लाउड कवर ज्यादा नहीं होता है, सनलाइट अच्छी खासी है, और सी ब्रीज चल रही है, सी की तरफ से हवा आ रही है, बिकॉज लैंड काफी गर्म हो गई है। एज द सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई, हीट माउंट्स अप, डार्क क्लाउड्स फॉर्म, देन रेन कम्स विद थंडर एंड लाइटनिंग, बट रेन इज सून ओवर। यानी कि लगभग हर दिन की उसने कहानी बता दी कि इस दिन सेम चल रहा है। सुबह होती है तो स्काई क्लियर होते हैं, लेकिन दोपहर होते होते गर्मी बहुत बढ़ जाती है, और उसके बाद थंडर क्लाउड्स की डेवलपमेंट होती है, जो स्काई को पूरा डार्क कर देंगे, और थंडर लाइटनिंग के साथ रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है, लेकिन थोड़े ड्यूरेशन के लिए, और उसके बाद रेनफॉल जो है वो खत्म हो जाती है। किस तरीके का क्लाइमेट और किस तरीके का रीजन यहां डिस्क्राइब हो रहा है, आपको यहां समझना है। सवाना, इक्वेटोरियल, मॉनसून, मेडिटेरेनियन। मॉनसून की बात करें, मॉनसून क्लाइमेट इंडिया का क्लाइमेट है। मॉनसून को जब भी आप आइडेंटिफाई करना हो तो उसमें आपसे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इंडिया का ही तो क्लाइमेट है। और मॉनसून की अगर हम बात करेंगे, इंडिया के क्लाइमेट की हम बात करेंगे, मोर और लेस ईच डे सेम, बिल्कुल नहीं। हमारे इंडिया में लगभग हम 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं। एक हमारा समर सीजन है, उसके बाद मॉनसून सीजन है, उसके बाद विंटर सीजन है, उसके बाद फॉल का सीजन है, सॉरी स्प्रिंग का सीजन है। तो ये जो हमारे डिफरेंट सीजन्स हैं, ये सीजन्स हमें बता रहे हैं कि मोर और लेस ईच डे इन इंडिया विल नॉट बी सेम, एंड ईच डे आपको बारिश देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मॉनसून हमारा आंसर नहीं हो सकता है। सवाना की अगर हम बात करते हैं, सवाना इज ऑल्सो अ ट्रॉपिकल काइंड ऑफ क्लाइमेट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का क्लाइमेट है। यहां पे भी आपको लगभग हर दिन सेम तरीके का टेम्परेचर देखने को नहीं मिलेगा। देयर इज अ डिस्टिंक्ट रेनी सीजन एंड देयर इज अ डिस्टिंक्ट विंटर सीजन, और जो रेनफॉल का टाइम है वो भी एक डिस्टिंक्ट अलग से टाइम होता है। सवाना इज ऑल्सो नॉट योर आंसर, करेक्ट आंसर इज इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ठीक है। मेडिटेरेनियन भी ये जो कंडीशन है इसको फिल नहीं कर पा रहा है। मेडिटेरेनियन, सवाना, इन क्लाइमेट्स के बारे में आगे जो है हम लोग डिस्कशन करते हैं, राइट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज अ जियोग्राफिक रीजन which has following distinct characteristics। अगेन एक सीजन की, एक पर्टिकुलर रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रही है? वार्म एंड ड्राई समर्स, माइल्ड एंड वेट विंटर, cultivation of citrus fruits, and which of the following climates are being described with these statements। अब देखो, समर्स के बारे में बोला गया है, विंटर्स के बारे में बोला गया है इन तीनों स्टेटमेंट के अंदर। देयरफॉर वी नो दैट जो भी क्लाइमेट की यहां पर बात हो रही है वहां आपको डिस्टिंक्ट सीजन जरूर देखने को मिलते हैं, पहली बात। नेक्स्ट, वार्म एंड ड्राई समर्स आर देयर, दैट मीन्स समर्स जो है वहां पर टेम्परेचर हाई रहेगा और वहां समर्स के सीजन में रेनफॉल नहीं होगी। विंटर जो है वो माइल्ड होगा एंड वेट होगा, that means most of the rainfall is happening in the winter season, as well as in winters the temperatures they are mild, they are not very cold। बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर आपको winters में देखने को नहीं मिलेगी। temperatures will be mild and most of the rainfall will be happening in the winter season only। थर्ड कंडीशन है cultivation of citrus fruits।
अगर कहीं भी आपको कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स दिख रहा है तो तुरंत समझ जाइए कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की यहां पर बात की जा रही है। बिना ज्यादा दिमाग लगाए आप ऑप्शन बी, सी और डी को यहां से क्रॉस आउट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो कि स्टेटमेंट्स क्यों गलत हैं, तो सबसे पहले टेम्परेट ग्रासलैंड्स में सिट्रस फ्रूट्स ग्रो करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसी कंडीशंस वहां पर अलाउ ही नहीं करती हैं। ईस्टर्न चाइना क्लाइमेट में जो है आपके ड्राई सीजन आपका बहुत कम आता है। द रेनफॉल इज फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर इन दी चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर हम अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो ये भी हम चाइना टाइप क्लाइमेट या लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। वहां पर भी आपका जो समर जो विंटर है वो माइल्ड नहीं होगा कभी भी, राइट। विंटर जो है वो काफी फ्रीजिंग ठंडा होगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन के बारे में हम थोड़ी सी चीजें जो है दोबारा से रिवाइज करते हैं। टेक्निकल नेम क्या है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का? वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। देखिए, वार्म टेम्परेट एंड कोल्ड टेम्परेट ये दोनों चीजें लैटिट्यूड को डिफाइन करती हैं। वार्म टेम्परेट का मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन के नॉर्थ में आप या साउथ में चले गए हो। दिस इज रफली योर ट्रॉपिकल रीजन। यहां पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहां से आपका इक्वेटर जा रहा है, और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में भी जाएं तो दिस इज योर ट्रॉपिकल रीजन। बेसिकली जो पूरा एरिया है इसको हम बोल सकते हैं ट्रॉपिकल एरिया है, इक्वेटर के नॉर्थ एंड इक्वेटर के साउथ में, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नाउ इफ वी गो फर्दर पोल वर्ड्स, अगर हम पोल्स की तरफ और जाने की कोशिश करते हैं तो पहले सब ट्रॉपिकल रीजन आता है, उसके बाद सब ट्रॉपिकल रीजन के बाद हमारा टेम्परेट रीजन स्टार्ट होता है। और यहां पर जब हम क्लाइमेट्स की बात करते हैं तो सब ट्रॉपिकल रीजन्स को हम ट्रॉपिकल में ही काउंट करते हैं, एंड इसके बाद हमारा टेम्परेट जो लैटिट्यूड्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। टेम्परेट लैटिट्यूड्स में कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड पे अलग तरीके का क्लाइमेट होगा, ईस्टर्न साइड पे अलग तरीके का क्लाइमेट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जस्ट अबव द ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स यू गेट टू सी योर टेम्परेट क्लाइमेट, जो कि वार्म टेम्परेट होता है। वार्म टेम्परेट के और नॉर्थ में जाओगे तो आपको कूल टेम्परेट क्लाइमेट मिलेगा, एंड कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे आपको अलग अलग तरीके का क्लाइमेट मिलता है। अगर मैं मेडिटेरेनियन की बात कर रहा हूं तो दिस इज योर वार्म टेम्परेट जस्ट अबव द ट्रॉपिक्स एज वेल एज ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, बी इट योर कैलिफोर्निया कोस्ट, योर मेडिटेरेनियन कोस्ट, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका है, साउथ यूरोप है, और स्मॉल लोकेशंस इन चिली, स्मॉल लोकेशंस इन सदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड केप ऑफ गुड होप। यहाँ पे आपका जो अफ्रीका का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखने को मिलता है। confined to the western portion of continental masses 30 to 45 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये जो क्लाइमेट है यहाँ भी आपके विंड बेल्ट्स की शिफ्टिंग होती है। Do not confuse it with monsoon system. Monsoon system में there is a reversal of winds. It is not exactly because of shifting of wind belts. लेकिन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में जो क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? रिवर्सल और शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स। साल के कुछ समय ये जो आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है ये ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में रहता है, and during the winters this particular climate is under the influence of westerlies. Summers में trade winds are blowing, winters में westerlies are blowing over this particular kind of climate, and this is only happening because of shifting of wind belts. जब पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा तो जो हमारी वेस्टर्लीज हैं वो इस तरीके से फ्लो करते हुए पूरे इस मेडिटेरेनियन रीजन को रेनफॉल करवाएंगी, वहां पर ह्यूमिड कंडीशंस लेकर आएंगी। लेकिन जब यहां पर समर सीजन आएगा देन दिस एंटायर रीजन विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। ठीक है, तो हमारा पूरा जो रीजन है वो ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में आकर के आपको ड्राई कंडीशंस जो हैं वो लेकर आएगा इस पर्टिकुलर रीजन में। तो ये चीज जो है आपको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखनी है। सो समर्स आर हॉट एंड ड्राई विथ क्लियर स्काइज वाइल विंटर्स आर कूल एंड वेट। विंटर्स में ज्यादातर आपकी रेनफॉल हो रही है, समर जो है वो काफी ड्राई रहते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट ऑल्सो डज नॉट सी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। कभी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉटनेस यहाँ पर नहीं होती है, बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर बॉडीज एज दे आर लोकेटेड ऑन द मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो आप समझ सकते हैं कि ओशंस के पास ये जो रीजन है वो लोकेटेड है। इसी के साथ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के वेजिटेशन की अगर हम बात करते हैं, ट्रीज आर स्मॉल एंड शॉर्ट स्टेचर्ड, यानी कि जो ट्रीज हैं बहुत ज्यादा लंबे नहीं होंगे, ब्रॉड लीव्स होंगी एंड दे आर नेवर वेरी टॉल। एब्सेंस ऑफ शेड इज देयर डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ मेडिटेरेनियन लैंड। एब्सेंस ऑफ शेड का मतलब यह है कि ट्रीज इतने ज्यादा हाइट गेन नहीं करते कि ग्राउंड के ऊपर उनकी कोई बहुत बड़ी शैडो बने। ट्रीज की हाइट छोटी है। मोस्ट ऑफ द वेजिटेशन इज इन फॉर्म ऑफ श्रब्स। श्रब्स हैं, शॉर्ट ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं,
राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ टिपिकल वेजिटेशन विच यू फाउंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन। ये जो वेजिटेशन है दिस इज ऑल्सो एबल टू सर्वाइव इन वेरी हार्श कंडीशंस, क्योंकि जब समर का सीजन आने वाला है इस पर्टिकुलर एरिया में तो आप समझिए टेम्परेचर ज्यादा हो जाएंगे और रेनफॉल भी नहीं होगी, और उस टाइम पे वाटर स्कार्सिटी जरूर होगी बिकॉज ऑफ हायर टेम्परेचर्स, इवेपोरेशन विल बी देयर, मोर एंड मोर वाटर विल बी लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर, एंड इस टाइम पर समर के सीजन में इन सभी वेजिटेशन को ड्राई एयर, हाई टेम्परेचर्स एंड एक्सेसिव इवेपोरेशन को सर्वाइव करना पड़ता है। इसी वजह से जीरो फाइटिक वेजिटेशन यहां पर आपको देखने को मिलती है। फिर अगर हम इकोनॉमी और लाइफ की बात करें तो दीज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स दे आर हेवीली पॉपुलेटेड, चाहे अमेरिका की बात हो कैलिफोर्निया कोस्ट पे, चाहे मेडिटेरेनियन कोस्ट पे, चाहे चिली, चाहे साउथ अफ्रीका, चाहे साउथ ऑस्ट्रेलिया, इन सभी रीजन्स में आपकी लाइफ एंड इकोनॉमी जो है वो काफी अच्छी चल रही है। हेवीली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं ये सभी। इसको वर्ल्ड्स ऑर्चर्ड लैंड्स भी बोला जाता है बिकॉज द कंडीशंस हियर आर वेरी सूटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस क्रॉप्स, ऑरेंजेस, लेमन्स, लाइम, सिट्रॉन्स, ग्रेप फ्रूट एटसेट्रा। ये जो सिट्रस क्रॉप्स हैं यहाँ पर ग्रो की जाती हैं वाइन प्रोडक्शन के लिए। जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास का रीजन है, सदर्न फ्रांस हो, इटली हो, इस रीजन में आपकी वाइन मेकिंग जो है वो बहुत बड़ा एक बहुत ल्यूक्रेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ग्रेन कल्टीवेशन इज ऑल्सो कॉमन बट कैटल रियरिंग इज नॉट प्रेवलेंट बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ फॉर्डर। यहाँ पर ऑब्वियसली जो ग्रासेस ग्रो करने वाली हैं वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होंगी, समर सीजन में उनको ग्रो करना पड़ेगा इन ड्राई कंडीशंस। देयरफॉर कैटल रियरिंग इज नॉट दैट ग्रेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एज कंपेयर्ड टू ग्रेन कल्टीवेशन और प्रोडक्शन ऑफ वाइन और कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। क्लियर। सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहां पर हम देखते हैं कि हमारी जो समझ है उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप हुई या नहीं हुई। दैट कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई मॉइस्चर डू नॉट को एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। हाई टेम्परेचर भी है और हाई मॉइस्चर भी है, यानी ह्यूमिडिटी भी अच्छी है। ऐसी कंडीशंस कौन से क्लाइमेट में नहीं होगी वो हमें बताना है। सवाना की बात करो, प्रेरी की बात करो, मॉनसून की और मेडिटेरेनियन की। मॉनसून में वी नो दैट द समर सीजन इज कोइंसाइडिंग विद द रेनी सीजन, क्योंकि जो हमारा मानसून रेनफॉल जून के समय स्टार्ट होता है बेसिकली दैट सीजन इज ऑल्सो समर सीजन। लेकिन मानसून के आने की वजह से जो रेनफॉल हो रही है, जो ह्यूमिडिटी बढ़ी है, उससे हमारे टेम्परेचर्स कहीं कहीं ड्रॉप होते हैं। बट स्टिल ड्यूरिंग द मानसूनल रेनफॉल टाइम्स यू कैन सी दैट मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया दे आर रीलिंग विद वेरी हॉट टेम्परेचर्स, दे आर रीलिंग विद हीट वेव्स ऑल्सो, राइट। सो हाई टेम्परेचर और हाई मॉइस्चर मानसून में तो पक्का होता है। सवाना क्लाइमेट की बात करें, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ये सवाना ग्रासलैंड्स, एंड विंटर्स आर ड्राई बट वॉट एवर मिनिमल और स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हैपनिंग, जो भी थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है वो होती है समर सीजन के अंदर। सो अगेन हाई टेम्परेचर्स आर कोइंसाइडिंग विद हाई मॉइस्चर। सेम इज ट्रू फॉर प्रेरी ग्रासलैंड्स और स्टेपी टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स। स्टेपी ग्रासलैंड्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ बहुत कम रेनफॉल होती है क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, बट जो रेनफॉल होने वाली है थोड़ी बहुत ही सही, वो रेनफॉल उस सीजन में होगी ज्यादातर जहां पर आपके टेम्परेचर्स हाई रहते हैं। लेकिन मेडिटेरेनियन सीजन एक ऐसा सीजन है जिसके बारे में हमने बात की, दैट रेनफॉल विल बी हैपनिंग इन द विंटर सीजन ओनली। समर सीजन जो है आपका ड्राई रहने वाला है। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हाई टेम्परेचर एंड हाई मॉइस्चर ये जो कंडीशंस हैं नहीं कोइंसाइड करती हैं इन दी मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक टाइप। क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जहां पर हम स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट को डिस्कस करने वाले हैं। Again, we have been given 3 statements and we have to identify the correct statement, the statement which is true about the steppe climate. Steppe climate को हम लोग अगर दूसरा नाम भी देना चाहें तो हम इसको टेम्परेट ग्रासलैंड भी बोल सकते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड क्लाइमेट। और इस तरह के क्लाइमेट की कुछ खास बातें हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, दे आर फाउंड इन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स इन मिड लैटिट्यूड्स। एग्जैक्टली ट्रू, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में आपको ज्यादातर स्टेपी क्लाइमेट देखने को मिलता है और वो भी मिड लैटिट्यूड में। ट्रॉपिकल एरियाज में जो कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में ग्रासलैंड है उसको हम सवाना ग्रासलैंड बोल रहे हैं, और हम जाएं टेम्परेट एरियाज की तरफ, मिड लैटिट्यूड्स की तरफ, तो वहां पर कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में आपको स्टेपी क्लाइमेट देखने को मिलेगा। सेकेंड स्टेटमेंट सेज ग्रासेस आर टॉलर and more nutritious than grasses in savanna grasslands. Now we are basically comparing the vegetation between the two climates. Steppe grassland है, savanna grassland है, पर वहां जो ग्रो करने वाली 2 अलग अलग तरीके की ग्रासेस हैं उनमें काफी डिफरेंस है। यहां पर आपको क्या समझना है, कैसे देखिए ज्योग्राफी में चीजें लिंक होती हैं। सवाना ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन which is much closer to the equator as compared to the continental interiors of mid latitudes। यानी कि सवाना ग्रासलैंड्स के जो एरिया है वो ट्रॉपिकल एरियाज के ज्यादा पास है, ट्रॉपिकल एरिया में ही एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो स्टेपी क्लाइमेट है वो इक्वेटर से काफी नॉर्थ है, काफी साउथ में जाके एग्जिस्ट करेगा।
अब रेनफॉल की जहां तक बात है, सवाना ग्रासलैंड्स दे हैव मच बेटर रेनफॉल बिकॉज दे आर लोकेटेड क्लोजर टू द इक्वेटर, वाइल द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स और स्टेपी क्लाइमेट रीजन्स जो कि हायर लैटिट्यूड्स पे हैं, वहां पर आपको रेनफॉल कम देखने को मिलती है। कम क्यों देखने को मिल रही है? बिकॉज फर्स्ट दे आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज एंड सेकंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल सिस्टम। यहां पर हमें समझ आया, grasses in savanna grasslands will be taller. Why they will be taller? Because of greater availability of moisture. ज्यादा पानी अवेलेबल होने की वजह से जो ग्रासेस की ग्रोथ है वो अच्छी होती है, टॉलर ग्रासेस होंगी एज कंपेयर टू द टेम्परेट और स्टेपी क्लाइमेट। स्टेपी क्लाइमेट में शॉर्ट ग्रासेस होंगी। लेकिन जहां तक न्यूट्रिशन की बात है, न्यूट्रिशन के मामले में द स्टेपी क्लाइमेट ग्रासेस दे आर मच मोर न्यूट्रिशियस एज कंपेयर टू द सवाना ग्रासलैंड्स। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट में टेम्परेचर्स दे आर नॉट वेरी हाई। टेम्परेचर्स जो है वो बहुत कम, ऐसा ओकेजन होता है कि बहुत हाई टेम्परेचर जाते हैं, और जो ग्रासेस हैं इन स्टेपी क्लाइमेट के अंदर वो बहुत सारा न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं, एंड बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट स्टेचर द न्यूट्रिएंट्स दे आर स्टोर्ड इन दिस काइंड ऑफ सॉइल इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और उनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा सवाना ग्रासलैंड्स की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल नहीं रहती है। क्यों फर्टाइल नहीं है? क्योंकि हाई टेम्परेचर्स मिलेगा सवाना में और रेनफॉल भी ज्यादा हो रही है, तो जो लीचिंग का प्रोसेस हमने देखा था, लीचिंग का प्रोसेस यहां भी होगा, इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना इक्वेटोरियल क्लाइमेट में होता है, उतना स्ट्रांग नहीं होगा, बट स्टिल देयर विल बी सम काइंड ऑफ लीचिंग इफेक्ट एंड द सॉइल in the temperate grasslands will be much more fertile as compared to the savanna grassland. This is again a reason why the grasses in savanna grasslands they are taller but lesser nutritious. अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है? grasses are taller and more nutritious than grasses in savanna grasslands. Now this part is correct. Grasses are more nutritious in steppe climate but they are not tall. They are not taller than savanna grassland grasses. High annual range of temperature is seen in steppe climate. This is obviously correct. Correct answer is option D. अब थोड़ा अगर हम steppe climate की बात करें तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर्स में मिडल एटीट्यूड्स में मिलेंगे आपको क्लाइमेट, जहां पर हम प्रेरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, यू कैन सी द ग्रासलैंड्स इन नॉर्थ अमेरिका दे आर नोन एज प्रेरीज। द ग्रासलैंड्स इन साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, यूरुग्वे जो आपके ग्रासलैंड्स हैं, दे आर नोन एज पाम्पास ग्रासलैंड्स। सेंट्रल एशिया के ग्रासलैंड्स को हम स्टेपीज बोल रहे हैं, जिसके नाम पर इस पूरे क्लाइमेटिक टाइप को हमने नाम दिया है। दीज स्टेपीज दे एक्सटेंड अक्रॉस द ब्लैक सी एंड दे एंटर इनटू यूरोप, जहां पर इनको पुस्ताज नाम से जाना जाता है। राइट, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, वहां पे डाउन्स नाम से हम इन ग्रासलैंड्स को जो है कॉल करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेपी टाइप ऑफ ग्रासलैंड, स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स इन द वर्ल्ड। Now they receive lesser rainfall than savanna and temperatures they are much lesser, but there is a high temperature range. क्योंकि समर्स के सीजन में जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा फॉर एग्जांपल, तो इन सभी ग्रासलैंड्स के अंदर टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे और विंटर्स काफी ज्यादा ठंडे होंगे, स्नोफॉल भी होगी। दैट इज वाई देयर इज अ वेरी ग्रेट annual range of temperature to be seen in this particular region. Great और high डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ऑल्सो देयर। दिन के समय जब बहुत अच्छी सनलाइट है, टेम्परेचर्स इंक्रीज होते हैं बहुत तेजी से, पर रात के समय व्हेनेवर देयर इज नो सनलाइट एंड सनलाइट अगर नहीं रहेगी तो बहुत तेजी से हीट भी लूज करते हैं ग्रासलैंड्स, और बहुत इनका टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट करता रहता है बिटवीन डे एंड नाइट। एवरेज रेनफॉल इज लेसर अबाउट 45 सेंटीमीटर, लेकिन लोकेशन टू लोकेशन जो ये एवरेज रेनफॉल है वो वेरी करती है। पाम्पास के जो ग्रासलैंड्स हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ज्यादा रेनफॉल होगी बिकॉज दे आर लोकेटेड मच क्लोजर टू द ओशंस। सेम इज आल्सो ट्रू फॉर द ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड्स। अगर हम सेंट्रल एशिया के ग्रासलैंड्स की बात करें तो यहाँ पे रेनफॉल काफी कम होती है। प्रेरीज में भी जो रेनफॉल होनी है वो बहुत कम होती है, इसलिए बहुत ज्यादा वेरिएशन है अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन और डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक है, अगर हम वेजिटेशन की बात करें तो ये ग्रासलैंड्स में प्रैक्टिकली ट्रीलेस एरिया है, ट्रीज आपको देखने को नहीं मिलते हैं। शॉर्टर ग्रासेस विच आर मच मोर न्यूट्रिशियस देन दी सवाना ग्रासलैंड यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ट्रीलेस क्यों है ये ग्रासलैंड्स? क्योंकि देयर इज एन एक्यूट स्कार्सिटी ऑफ वाटर। वाटर की कमी की वजह से यहां पर ट्रीज हमें देखने को नहीं मिलते, और ग्रासेस का भी जो हाइट है वो काफी छोटा रहता है। सॉइल इज एक्सट्रीमली फर्टाइल एंड मोर न्यूट्रिशियस ग्रासेस आर ग्रोन हेयर। फिर उसके बाद लाइफ इकोनॉमी की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ सच ग्रासलैंड्स दे हैव बीन क्लियर्ड, और वहां पर एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर किया जाता है। जैसे कि प्रेरी ग्रासलैंड्स हैं यूएसए के, इन ग्रासलैंड्स को पूरी तरीके से खत्म करके यहां पर एग्रीकल्चर ग्रेन कल्टिवेशन की जा रही है, और ये ग्रेन कल्टिवेशन बहुत अच्छा आउटपुट भी देती है बिकॉज द सॉइल विच इज फाउंड इन दिस पर्टिकुलर क्लाइमेट इज वेरी फर्टाइल सॉइल, तो एग्रीकल्चर को भी काफी सपोर्ट करती है। कैटल रैंचिंग एंड पेस्टोरलिज्म इज ऑल्सो वाइडली प्रैक्टिस्ड इन सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन।
climate is extreme, rainfall scanty, people used to be nomadic herders. Three basic points are given to you and you have to identify that which kind of climate is being described here. स्टेटमेंट्स क्या है? क्लाइमेट इज एक्सट्रीम. एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब है कि या तो टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा होते हैं या टेम्परेचर्स बहुत कम होते हैं या दोनों चीजें होती हैं साल के समर और विंटर सीजन में. दिस इज योर एक्सट्रीम क्लाइमेट, वेरी हार्श काइंड ऑफ क्लाइमेट. रेनफॉल इज स्कैंटी, यानी रेनफॉल बहुत कम होने वाली है. पूरे साल की वैल्यू लगा लो आप तब भी रेनफॉल जो है वो बिल्कुल कम होगी. एंड द पीपल हियर दे यूज्ड टू बी नोमैडिक हर्डर्स. अर्लियर द पीपल विच वर रिजाइडिंग इन दिस एरिया दे वर नोमैडिक हर्डर्स. डू यू नो व्हाट अ नोमैडिक हर्डर मीन्स? Nomad means someone who is not settling at one place and keeps on moving. And herders are basically those people who have domesticated large number of sheep, camel, goat, cow, buffalo, etc. जो cattle को या livestock की population को herding करते हैं उनको हम herder बोल रहे हैं. So the communities which do not settle at one place but they move from one place to another in search of fodder, in search of water or whatever reason, along with their animals, they are known as nomadic herders. तो ये नोमैडिक हर्डर्स भी मिलने चाहिए. रेनफॉल भी ज्यादा नहीं हो रही है और क्लाइमेट एक्सट्रीम है. कौन सा क्लाइमेट की यहाँ बात हो रही है? सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करते हैं पहले. सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑल्सो डज नॉट हैव वेरी एक्सट्रीम क्लाइमेट, यानी कि सवाना में टेम्परेचर्स जो हैं वो हाई जाते हैं, विंटर्स में जो टेम्परेचर्स हैं वो कम भी होते हैं, लेकिन कभी भी जो क्लाइमेट है वो उसको हम एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं बोल सकते. द रेनफॉल इज ऑल्सो लेसर इन दी सवाना ग्रासलैंड्स बट इट कैन नॉट बी सेड टू बी स्कैंटी. बहुत इतनी रेनफॉल इतनी कम नहीं हो रही कि हम सवाना को स्कैंटी रेनफॉल बोलें. क्लियर? इक्वेटोरियल क्लाइमेट, कैसे इक्वेटोरियल क्लाइमेट को हम फटाफट रिजेक्ट कर देंगे? स्कैंटी रेनफॉल नहीं भैया, रेनफॉल बिल्कुल जो है स्कैंटी नहीं होगी. रेनफॉल विल बी वेरी वेरी अबंडेंट इन द इक्वेटोरियल काइंड ऑफ क्लाइमेट. नेक्स्ट अप इज योर स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट. नाउ अगर हम एक्सट्रीम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो एक्सट्रीम क्लाइमेट इज फाउंड इन स्टेपी ऑल्सो, इज फाउंड इन टुंड्रा ऑल्सो, राइट? देन रेनफॉल इज स्कैंटी. रेनफॉल हो रही है, बहुत कम रेनफॉल होती है. यहां पर आपका जो पत्ता है थोड़ा सा फंस जाना चाहिए, बिकॉज इफ रेनफॉल इज स्कैंटी योर स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट हैज टू बी द आंसर, क्योंकि टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट में रेनफॉल जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही है. यहां पर आपकी स्नोफॉल होती है ज्यादातर, राइट? बट स्टिल अगर हम बोलें कि नहीं यार थोड़ी बहुत बारिश तो वहां हो सकती है, कभी अगर समर सीजन हुआ, टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा ठंडे नहीं हुए टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट में, मे बी प्रेसिपिटेशन हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, हो सकता है. तो अगर हम इसको यहां स्नोफॉल के बेसिस पे भी रिजेक्ट ना करें, द नेक्स्ट थिंग विल हेल्प अस इन रिजेक्टिंग द टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट. नोमैडिक हर्डर्स. नोमैडिक हर्डर्स जिनको क्या चाहिए? उनको चाहिए अपने हर्ड के लिए बहुत सारा फूड, और वो बहुत सारा फूड मिलेगा ग्रासलैंड्स से जहां पर फर्टाइल सॉइल है और न्यूट्रिशियस ग्रासेस हैं. टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपकी नोमैडिक हर्डिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है. यहां पर हंटिंग गैदरिंग हो सकती है, that you hunt different kinds of animals, be it terrestrial animals or whales or other kind of aquatic animals, but you will not be able to support a very great quantity or great number of herds, a great number of livestock animals, क्योंकि यहाँ टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट में इतनी ज्यादा ग्रासेस ही अवेलेबल नहीं है. करेक्ट आंसर आपका बन जाता है ऑप्शन सी. एंड आई नो दैट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी ट्रिकी इन द एग्जाम, बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और तब आपको बेस्ट आउट ऑफ 4 ऑप्शंस चुनने में कोई भी गलती जो है, कोई भी डिस्टर्बेंस जो है, कोई भी आपकी जो हेजिटेशन है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, राइट? लेट अस टॉक अबाउट दी सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट यूजिंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल आल्सो. अगर देखो हमने अभी बात किया कि सवाना क्लाइमेट को हम इसी बेसिस पे रिजेक्ट कर रहे हैं. इस क्वेश्चन के अंदर हमने सवाना क्लाइमेट को क्यों रिजेक्ट किया? इसलिए हमने रिजेक्ट किया दैट क्लाइमेट्स is not that extreme and rainfall is lesser as compared to equatorial or monsoonal climate, but still rainfall is not scanty. ठीक है, तो ये जो सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है या जिसको सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कह रहे हैं, इट इज फाउंड 5 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि जो इक्वेटोरियल बेल्ट है उसके नॉर्थ में और उसके साउथ में आपको क्लाइमेट देखने को मिल सकता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस क्लाइमेट इज सीन ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, राइट? कूल एंड ड्राई विंटर्स आर देयर, वार्म एंड वेट समर्स आर देयर. Look at the terms used, cool and warm. ये टर्म्स सुनने में आपको बहुत सिंपल लगे, लेकिन अगर मैं यहीं कोल्ड एंड ड्राई और हॉट एंड वेट लिख दूंगा तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा. कूल एंड ड्राई विंटर्स का मतलब है विंटर्स के सीजन में रेनफॉल नहीं होनी है एंड टेम्परेचर्स विल बी कूल, दे विल नॉट बी वेरी कोल्ड. फ्रीजिंग, सब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स ज्यादातर नहीं जाएंगे. समर्स वार्म रहेंगे
एंड वेट रहेंगे। वेट का मतलब बहुत ज्यादा रेनफॉल होने वाली है। यहां पर अगर मॉइस्ट समर्स में बोलता तो इसका मतलब होता कि रेनफॉल हल्की फुल्की होगी, बट आई एम सेइंग वेट समर्स, सो दैट रेनफॉल हैपनिंग हियर ड्यूरिंग द समर सीजन ड्यूरिंग द वार्म टेम्परेचर्स विल नॉट बी वेरी लेस। टेम्परेचर्स 24 to 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो थ्रू आउट द ईयर रहने वाले हैं, जो हाईएस्ट टेम्परेचर है। डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज एक्सट्रीम। There is a very great difference between the temperatures, the maximum temperature recorded in the day and the minimum temperature that is recorded in the night। उसके बीच में काफी डिफरेंस है, होना भी चाहिए, क्योंकि इन ग्रासलैंड्स के अंदर आपकी ट्रीज की जो तादाद है वो बहुत कम होती है। ज्यादातर जो एरिया है वो ग्रासेस से कवर्ड होता है, ओपन एंड क्लियर स्काइज होते हैं, जिसके कारण रात के समय टेम्परेचर काफी तेजी से डिक्लाइन करता है। रेनफॉल की वैल्यू देखिए 100 सेंटीमीटर्स टू अबाउट 150 सेंटीमीटर्स। बिल्कुल भी स्कैंटी रेनफॉल इसको जो है हम नहीं कह सकते। इट इज नॉट स्कैंटी, it is obviously lesser as compared to equatorial or monsoonal climate, but still the rainfall is not scanty. Most commonly in Africa, Asia and South America you find such kinds of grasslands. Llanos grasslands आपको मिलते हैं वेनेजुएला, सूरीनाम और एक्वाडोर के पार्ट्स में, जहां पर ओरिनोको रिवर का वैली है। कंपोस्ट ग्रासलैंड्स आपको ब्राजीलियन प्लेटू पर देखने को मिलते हैं। अफ्रीका में देयर इज अ लार्ज एरिया विच इज कवर्ड बाय द सवाना ग्रासलैंड्स। सहारा डेजर्ट के साउथ में हम बात करें, चाहे हम केन्या तंजानिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां की बात करें, जिम्बाब्वे कॉन्गो बेसिन की बात करें, ये पूरा जो रीजन है आपके ढका हुआ है और कवर्ड है बाय योर सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आल्सो सीज द सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन, राइट। नाउ in the savanna climate we get to see tall grasses and short trees. Trees are short because rainfall is in lesser quantity. अगर rainfall की amount ज़्यादा होती तो trees की जो height है वो बहुत ज़्यादा होती, but grasses they are tall. Trees mostly they are deciduous so that they can shed their leaves in the dry season in order to conserve moisture. Economy की बात करोगे तो ये most of the savanna grasslands उनको cut करके ट्राइब्स ने और एबोरिजिनल पीपल ने, नेटिव पीपल ने सेटल्ड एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर रखी है। इमेंस पोटेंशियल है एग्रीकल्चर का, प्लांटेशन क्रॉप्स का, अगर इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हों। और ये जो अफ्रीका में पाए जाने वाले हमारे ग्रासलैंड्स हैं, सवाना ग्रासलैंड्स हैं, उनको हम नेचुरल कैटल कंट्री भी बोल रहे हैं। एंड मैनी ऑफ द नेटिव पीपल दे आर पेस्टोरलिस्ट। पेस्टोरलिस्ट का मतलब है वो लोग जो कि अगेन अपने शीप्स, गोट्स एंड एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। लेकिन नेचुरल कैटल कंट्री क्यों बोला जा रहा है इस रीजन को? बिकॉज देर आर ह्यूज होर्ड्स ऑफ विल्ड बीस्ट, गजेल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लाइक जिराफ, लाइक हिपोपोटामस, लाइक लॉयंस, जो हमें अफ्रीका के इन ग्रासलैंड्स में देखने को मिलते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारा ग्रासलैंड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Now let us look at the question number 7th where we have to identify the statement which is not true. Incorrect statement ढूंढनी है। First statement देखो, tundra climate is characterized by a very low mean annual temperature with winter temperatures as low as -40 to -50 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है स्टेटमेंट का? टुंड्रा क्लाइमेट का खास बात है लो, वेरी लो मीन एनुअल टेम्परेचर। साल का जो मीन टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, वो काफी कम रहता है और विंटर सीजन के टाइम पर टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन बी, देयर इज नो समर सीजन इन टुंड्रा क्लाइमेट। कोई समर सीजन नहीं होता है, यानी कि किसी भी सीजन में, किसी भी मंथ में, साल के किसी भी पार्ट ऑफ टाइम में जो टेम्परेचर्स हैं वो इंक्रीज नहीं होते। ठीक है। सी ऑप्शन, टैगा क्लाइमेट टाइप इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ टुंड्रा क्लाइमेटिक टाइप। टुंड्रा रीजन्स हैव डेंस बोरियल फॉरेस्ट। अब देखो जो नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट है वो हम लोगों को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करनी है। अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, देयर इज नो समर सीजन इन टुंड्रा क्लाइमेट। टुंड्रा क्लाइमेट में आपका समर सीजन होता है, बट ये समर सीजन काफी ब्रीफ होता है। इसी की तरह अगर मैं आपसे बात करूं इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सी और डी में भी हमने गलती कर रखी है। टैगा क्लाइमेटिक टाइप इज लोकेटेड नॉट नॉर्थ और साउथ ऑफ द टुंड्रा क्लाइमेटिक टाइप। टुंड्रा के साउथ में टैगा क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है एंड टैगा रीजन हैज वेरी डेंस बोरियल फॉरेस्ट। सो आई अपोलोजाइज फॉर दीज टू ऑप्शन, सी एंड डी ऑप्शन। यहाँ पर मेरी गलती की वजह से ये जो स्टेटमेंट्स बन रही थी वो भी गलत बन रही थी, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ टैगा क्लाइमेटिक टाइप एंड टुंड्रा क्लाइमेटिक टाइप, दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स विच आर फाउंड इन दी हायर लैटिट्यूड। टैगा जो है हमारा क्लाइमेट ये पूरे कनाडा, साइबेरिया, स्कैंडिनेविया में हमें देखने को मिलता है। डेंस बोरियल फॉरेस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कोनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ देखने को मिलते हैं। एंड टैगा क्लाइमेट के नॉर्थ में आपको टुंड्रा क्लाइमेट देखने को मिलता है, जहां पर बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर्स हैं और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए समर सीजन जो है वो आता है। द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन इज कंप्लीटली ट्रू, तो ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऑप्शन जो है यहाँ पर बी होना चाहिए, क्योंकि टुंड्रा क्लाइमेट में भी आपको समर सीजन देखने को मिलता है। आप समझिए समर सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर पोल्स।
नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहां पर भी समर सीजन आता है, ठीक है। तो सिर्फ इक्वेटोरियल रीजन ऐसा है जहां पर आपको कोई डिस्टिंक्ट सीजन देखने को नहीं मिलेगा। बाकी सभी एरियाज में लगभग आपके जो भी आपके एरियाज हैं, जो भी आपका लैटिट्यूड है, वहां पर आपको डिस्टिंक्ट सीजन थोड़े बहुत जरूर देखने को मिलते हैं। सो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टुंड्रा क्लाइमेट की। वेरी लो मीन एनुअल टेम्परेचर एंड विंटर्स में -50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाएगा। लेकिन समर्स आएंगे बहुत कम समय के लिए, चाहे 3-4 महीनों के लिए ही सही, बट समर्स विल बी देयर एंड ड्यूरिंग दीज 3-4 मंथ्स व्हेन टेम्परेचर्स दे राइज, उस टाइम पर आपके जो टेम्परेचर्स हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर जा सकते हैं, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाके 3-4-5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकते हैं फॉर अ वेरी ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम। ये जो क्लाइमेट है आपको आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल्स पे देखने को मिलता है। एंड ड्यूरिंग द लॉन्ग विंटर सीजन्स द ग्राउंड इट रिमेन्स सॉलिडली फ्रोजन एंड इज इनएक्सेसिबल टू प्लांट्स। मॉइस्चर जो भी सॉइल के अंदर है वो फ्रीज हो जाता है, इतनी ज्यादा ठंड है, और प्लांट्स को ग्रोथ को इनहिबिट करता है, क्योंकि प्लांट्स को लिक्विड वाटर चाहिए सॉइल के अंदर, तभी वो प्लांट्स जो है उस वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फ्रॉस्ट अकर्स एट एनी टाइम एंड blizzards reaching the velocity of 130 miles an hour they are common, that is हाई स्पीड विंड्स दे ऑब्वियसली ब्लो इन दिस पर्टिकुलर रीजन। पोल्स से आने वाली ये विंड्स होती हैं, पोल्स का जो हाई प्रेशर है वहां से विंड्स निकलती हैं, और चिली विंड्स हैं, बहुत कम टेम्परेचर है इन विंड्स का, और ये साउथ की तरफ या फिर इक्वेटर की तरफ आते हुए इस पूरे रीजन को डिस्टर्ब करते हैं। प्रेसिपिटेशन इज मेनली इन फॉर्म ऑफ स्नो एंड स्लीट, यानी कि रेनफॉल जो हो रही है वो बहुत कम होगी, लेकिन स्नोफॉल या फिर स्लीट की फॉलिंग जो है यहाँ पर ज्यादा होती है। और अगर आप इस मैप को देखें देन यू कैन आइडेंटिफाई द नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट लाइंग इन द कंट्री ऑफ कनाडा। ग्रीनलैंड का जो आपका कोस्टल एरिया है साउथ का, आइसलैंड का पूरा जो आपका कंट्री है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का जो आर्कटिक सी का, आर्कटिक ओशन का जो कोस्ट है, एंड द इंटायर कोस्टल एरिया ऑफ द साइबेरियन अप टू एल्यूशियन पेनिनसुला, कामचाटका एरिया, ये पूरा रीजन जो है आपका टुंड्रा क्लाइमेट में आता है। अब टुंड्रा क्लाइमेट की वेजिटेशन की बात करें तो स्पार्स वेजिटेशन है, very simple kinds of plants are here. No trees can be grown in this particular region because of very low temperatures and very less amount of precipitation, क्योंकि precipitation जो हो रही है वो solid form में होती है, ज़्यादा समय liquid form में नहीं होती है। Mosses and lichens are found, which are certain kinds of organisms which can survive in very harsh conditions. They are also present here. And इसी के साथ life and economy की अगर हम बात करेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज आर लार्जली कन्फाइंड टू द कोस्टल एरियाज, जहां पर आप फिशिंग और हंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए जो रीजन है वो बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है। क्यों सूटेबल क्यों नहीं है? बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर रीजन द टेम्परेचर्स दे आर वेरी लो एंड द रेनफॉल इज ऑल्सो हैपनिंग, द प्रेसिपिटेशन इज ऑल्सो हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। सो ना लिक्विड वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, ना आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कंड्यूसिव है, एंड देयरफॉर एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री का स्कोप यहां पर बहुत लिमिटेड है। हंटिंग गैदरिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एंड सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं, सबसिस्टेंस एक्टिविटी है, क्योंकि यहां पर जो भी हंटिंग गैदरिंग आप कर रहे हैं उसको मार्केट के अंदर जाके सेल करने के बजाय यू आर ट्राइंग टू कंज्यूम इट योरसेल्फ। बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज जो कनाडा के नॉर्दर्न हिस्से में या रशिया के नॉर्दर्न हिस्से में रह रहे हैं, वो अपनी सबसिस्टेंस के लिए भी एनिमल्स को हंट करते हैं, मार्केट में ज्यादा आउटपुट जो है वो लोग नहीं दे पाते, राइट। Presence of fossil fuels and other mineral reserves is also in this kind of Arctic Ocean and this kind of climate, और इस वजह से फ्यूचर में जो है ये क्लाइमेट, इसके ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज और ज्यादा डोमिनेंट हो सकती हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन और बढ़ सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज और रीजन्स डू नॉट एक्सपीरियंस टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट? टैगा क्लाइमेट आपको किस कंट्री में, किस रीजन में, जो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, नहीं मिलेगा? ऑप्शन ए अलास्कन पेनिनसुला, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, एंड ऑप्शन डी पैटागोनिया। सो यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन डी पैटागोनिया, बिकॉज द टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नॉट रियली सीन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और जो चिली का रीजन है वो आपका, पैटागोनिया का जो रीजन है ये आपका अर्जेंटीना, चिली के रीजन में पड़ता है। ओनली सम अमाउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रास लैंड ऑफ पैटागोनिया इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग अप टू यूरुग्वे, right? So in southern hemisphere we do not get to see taiga, we do not get to see tundra type of climate, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इतने डिस्टिंक्ट सीजन हमें इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि हमारा लैंड का एक्सटेंट पोल्स के काफी करीब है, लेकिन साउथ के हेमिस्फीयर में लैंड का पोर्शन काफी कम है हायर लैटिट्यूड्स में, और हमें डिफरेंट क्लाइमेट्स देखने को नहीं मिलते। सो टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट इज ऑल्सो नोन एज बोरियल, साइबेरियन और कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपको मिलेगा। कनाडा का पूरा जो रीजन है अलास्का से लेकर के न्यू फाउंडलैंड तक, इसके अलावा स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला से लेकर के मास्को तक, एंड सदर्न आइसलैंड पे भी आपको टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिल सकता है। एंड देयरफॉर इन दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट द समर्स दे आर वेरी ब्रीफ and warm reaching 20 to 25 degrees Celsius, whereas winters are very long and brutally cold.
-30 -40 डिग्री सेल्सियस आपके टेम्परेचर यहाँ पर रहेंगे और बहुत शॉर्ट समर सीजन में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होंगे। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटेस्ट, बाकी सभी क्लाइमेटिक टाइप्स के कंपैरिजन में यहाँ आपका जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा होता है। विंटर्स के टाइम पे टेम्परेचर -30 -40 तक ड्रॉप डाउन करेगा, वाइल ड्यूरिंग दी समर सीजन द टेम्परेचर इट माइट इंक्रीज टू 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। सो द टेम्परेचर डिफरेंस इज ऑलमोस्ट मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा एक ही साल में आपको टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। Annual precipitation is very less, obviously because we are going towards the poles and therefore the amount of precipitation that is happening वो decline होती जाएगी। एयर का टेम्परेचर कम होता जाएगा तो उसमें ज्यादा मॉइस्चर रहेगा ही नहीं, कैसे इतनी ज्यादा precipitation हो पाएगी। बट वट एवर लिटिल precipitation is happening, it is यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। साल के लगभग पूरे समय, चाहे विंटर हो चाहे समर्स हो, आपको ये रेनफॉल जो है थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। टैगा की सबसे खास बात क्या है? एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट, जिनको हम बोरियल फॉरेस्ट्स भी कह रहे हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट सिंगल बैंड ऑफ द कॉनिफरस फॉरेस्ट इन साइबेरिया। चाहे स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला से आप गिनना स्टार्ट करें और पैसिफिक कोस्ट तक आपको पूरे नॉर्दर्न एशिया में ये बैंड ऑफ टैगा फॉरेस्ट देखने को मिलता है। एंड दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल क्लाइमेट एंड ग्लोबल एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस। In Europe, the countries that have a similar type of climate, they are Sweden and Finland, almost the northern part of Scandinavian peninsula, जहां पर आपको ये सारे फॉरेस्ट के जो पैचेस हैं वो देखने को मिलेंगे। अब इस एरिया में लाइफ एंड इकोनॉमी कैसी है? तो सबसे पहले तो लॉट ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दे आर स्टिल अनटच्ड ड्यू टू रिमोटनेस। क्लाइमेट हार्श है, इसी के साथ साथ ये जो फॉरेस्ट हैं इनमें से लंबरिंग करना, यहाँ से ट्रीज को इवैक्यूएट करवाना कट करने के बाद, वो बहुत ज्यादा आसान काम नहीं है, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स जो कि कम से कम 6-7 महीने लेने वाले हैं। इन विंटर्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन फॉरेस्ट्स के अंदर ऑपरेट करना। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन कनाडा एंड रशिया आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एंड दे हैव अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर। एग्रीकल्चर इज वेरी अनलाइकली बिकॉज ओनली फ्यू क्रॉप्स कैन सर्वाइव इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्लाइमेट, वेरी लो टेम्परेचर्स एंड प्रेसिपिटेशन हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, in the coming future the countries like Canada, the countries of northern Europe और Russia, they will be trying to exploit this kind of forest। लेकिन ये जो फॉरेस्ट है, this is also very very important for our global climatic system। जिस तरीके से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई देने का काम करते हैं, उसी तरीके से ये जो हमारे टैगा के फॉरेस्ट हैं, बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी को ये लोग सपोर्ट करते हैं। ये फॉरेस्ट, इनके अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको अगर हम सस्टेनेबली हार्नेस करें, सस्टेनेबली उनका एक्सट्रैक्शन करें, तब जाके ही हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है वो पूरा हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अब हमारे स्थापना के सेशन को हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक टाइप्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया, कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया, एंड आई होप इससे आपके क्लाइमेटिक टाइप्स की जो रिविजन है वो बेटर हुई होगी। सो इसी के साथ लेट अस कंक्लूड विद दिस सेशन। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग एंड जय हिंद।